हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे और चैप्टर नंबर 1 में हम देख रहे थे किसके बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। अगर बात करें ठोस अवस्था में तो हमने लास्ट टॉपिक देखा था जो इकाई सेल होते हैं उसके संकुलन क्षमता के बारे में। सही है। इकाई सेल के संकुलन क्षमता मतलब कि उसके पूरे आयतन में कितने आयतन पर कण अवस्थित है। क्लियर है। तो इसके बारे में देख रहे थे हम लोग लास्ट टॉपिक में। क्लियर है। किसके बारे में देख रहे थे एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। जो लास्ट हम लोग का टॉपिक था उसमें हम लोग देख रहे थे किसके बारे में, संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है, ध्यान दे एक बार दीजिएगा। ये संकुलन क्षमता क्या होता है, देखिए। यदि हम कोई इकाई सेल बना रहे हैं, जैसे हम एक इकाई सेल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम कोई इकाई सेल बना रहे हैं। अब इस इकाई सेल में कण होंगे। सही है। इस इकाई सेल में क्या होंगे, कण होंगे, और उसी कण के माध्यम से ये बना हुआ है। अब देखिए, आपको बताए थे कि कोई भी इकाई सेल हो, क्रिस्टल हो, सब में कण जो है इसके कोने पर तो होते ही होते हैं। ये जितने कोने दिख रहे हैं सब कोने पर क्या होंगे, कण होंगे। ये सभी कोने पर क्या होंगे, कण होंगे। और कोने कितने होते हैं, 8। 8 कोनों पर कण हो गए। अब संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब हम इस पूरे क्रिस्टल का या इकाई सेल का घनत्व आयतन निकालते हैं और उस आयतन में यदि हम इसका क्या कर देते हैं, इसमें कितना आयतन ये घेरा हुआ है, ये एक ठोस में जो कण है वो कितना आयतन घेरा, यदि हम बोले तो यहाँ इतना आयतन घेरा हुआ है, ये यहाँ इतना ये आयतन घेरा हुआ है, यहाँ इतना आयतन घेरा हुआ है, यहाँ इतना आयतन घेरा हुआ है। इस प्रकार से ये जहाँ भी है वो अपना स्थान घेरे हुए हैं। तो संकुलन क्षमता का मतलब होता है ये पूरे जो आकृति है, इस आकृति में ये कण कितना स्थान घेरे हैं, कितना प्रतिशत, उसे ही बोला जाता है क्या, संकुलन क्षमता। क्लियर है। जैसे मान लिया आप अपने घर में हैं। सही है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप अपने घर में हैं, तो घर में है तो कोई स्थान होगा आपका निश्चित। जैसे हम इस क्लासरूम में हम एक स्थान पर हैं, तो बोलेंगे कि पूरे क्लासरूम के अपेक्षा मेरा जो स्थान घेरने का स्थान कितना है, उसे ही क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता। कब, जब इसे प्रतिशत में दर्शाया जाए। सही है। पूरे ये रूम में, ये पूरे क्लासरूम में मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या आयतन है, उसे ही बोला जाता है क्या, संकुलन क्षमता। क्लियर है। चलिए, तो ये देख रहे थे किसके बारे में, ये देख रहे थे लास्ट टॉपिक था हम लोग का संकुलन क्षमता के बारे में। क्लियर है। तो चलिए, आज जो टॉपिक है वो अगला हेडिंग दीजिएगा, इसको रहने देते हैं। चलिए, आज जो है वो है, अगर हम बोल दे आपसे, पहले ये बताइए, यदि हम बोल दे कि जो बीसीसी है इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, यदि एफसीसी है इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो ये सब आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बता चुके हैं कि बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो आपको ये बताना है, ये आपके लिए HW है। कमेंट में अवश्य कमेंट करना है आपको। सही है। चलिए, अगला हेडिंग दीजिएगा। जो अगला टॉपिक है वो हम लोग का है एकक कोष्ठिका बीमा संबंधित गणनाएं। एकक कोष्ठिका बीमा संबंधित गणनाएं, हेडिंग दीजिए, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका बीमा संबंधित गणनाएं, बीमा संबंधित गणनाएं, बीमा संबंधित गणनाएं। एकक कोष्ठिका बीमा संबंधित गणनाएं। अब देखिए इसकी गणना कैसे करेंगे। सही है। इसकी बीमा की गणना करना है, सबसे पहले तो एकक कोष्ठिका बनाते हैं। एक हमने एक कोष्ठिका बना लिया। चलिए, ये हमने एक क्या बना लिया, एकक कोष्ठिका बना लिया। क्लियर है। अब इस एकक कोष्ठिका में आपको पता है, कहाँ जा रहा हो, ये रह जा।
ये जितने कोने हैं सभी कोने पर क्या होंगे, कण उपस्थित होंगे। सही है। कहाँ कहाँ होंगे, ध्यान दीजिए। एक तो यहाँ होंगे, एक तो यहाँ होंगे, एक यहाँ कण होंगे। कितने हो गए कण, 4 और 4 8, 8 कण उपस्थित होते हैं कोने पर। अब देखिए, यदि हम इसके जो लंबाई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि हम इसको ए माने तो इसका चौड़ाई भी क्या होगा, ए ही होगा, और इसका जो ऊंचाई है वो भी क्या होगा, ए ही होगा। सही है, क्लियर है। यदि आप इसका लंबाई मानेंगे तो चौड़ाई भी ये होगा और ऊंचाई भी क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये हम बनाए हैं क्या, ये बनाए हैं घन। आपको बताए थे क्रिस्टल कैसा होता है, या तो घनाकार हो सकता है या घन का आकार हो सकते हैं, घनाभाकार या घन का आकार होगा। क्लियर है। तो हम ये बनाए घन का आकार, तो घन में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यदि तीनों भुजा बराबर है तो यदि हम एक भुजा को ए मानेंगे तो सभी भुजा क्या होगी, ए ही होगी। क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां हम लिखते हैं, लिखिएगा, लिखते हैं कि माना इकाई सेल की एक कोर की लंबाई ए है। कोर की लंबाई कितना माने हैं, ए। माना माना इकाई सेल की कोर की लंबाई, इकाई सेल की, सेल की कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, लंबाई क्या है, ए है। सही है। लंबाई हमने क्या मान लिया, ए, तथा तथा इकाई सेल, इकाई सेल में उपस्थित, में उपस्थित, उपस्थित एक परमाणु का आयतन, उपस्थित एक परमाणु का आयतन, तो एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तथा इस परमाणु का, सॉरी, इस इकाई सेल का, इस इकाई सेल का, सेल का जो घनत्व है, जो घनत्व है वो डी है। सही है, क्या है, डी है। और इसमें कुल परमाणुओं की संख्या डी है, तथा इसमें कुल जेड परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, जेड परमाणु हैं। क्लियर है। हमने इस चित्र के आधार पर क्या क्या माना है, ध्यान दीजिएगा। हमने माना कि ये जो कोर की लंबाई है वो क्या है, ए है। सही है। तो यदि कोर की लंबाई ए माने तो तीनों भुजा ए होगी। क्लियर है, इतना समझ आ रहा है आप लोग को। अब माने कोर की लंबाई ए तथा इकाई सेल में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। ये जो एक परमाणु, इसमें परमाणु कितने होते हैं, इसमें निकालेंगे तो एक ही परमाणु आएगा। अगर इसमें अन्य फलक पर भी होंगे तो अन्य बात है कि अलग आ सकता है। तो बोले कि एक परमाणु का जो इसमें आएगा, एक परमाणु, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, स्मॉल एम है, तथा इस इकाई सेल का घनत्व तो क्या है, डी है, तथा इसमें कुल जेड परमाणु है। सही है। तो यहां से आप क्या निकाल देंगे, यहां से हम एक सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी बराबर, यानी घनत्व बराबर जेड गुणे एम, जेड गुणे एम बटे ए क्यूब, जेड गुणे एम बटे ए क्यूब। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि इकाई सेल का घनत्व निकालिए, तो इसी सूत्र के आधार पर आप घनत्व निकालेंगे। सही है। चलिए अब देखिए, यहाँ घनत्व बराबर क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो घनत्व है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है कुल द्रव्यमान बटा, कुल द्रव्यमान बटा, द्रव्यमान बटा कुल आयतन, कुल आयतन। सही है।
द्रव्यमान बटा कुल आयतन, घनत्व बराबर सूत्र होता है। हम घनत्व को क्या माने हैं, घनत्व को माने हैं क्या, डी। सही है। अब यहाँ कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, यदि हम बोल दे कि ये एक घर है, सही है, इस घर में 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, इसमें कितने व्यक्ति हैं, इसमें 4 लोग हैं, और प्रत्येक लोग का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 30 किलोग्राम है, कितना है, 30 किलोग्राम है, या अधिक मान लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर 30 किलो का तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये बच्चा हो जाएगा, कितना है, 50 किलोग्राम है। हमने माना कि ये घर है, उस घर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और प्रत्येक लोग का जो द्रव्यमान है वो कितने किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है। तो कुल द्रव्यमान निकालना होगा इस घर का, तो क्या करेंगे, 50 में 4 से गुणा करेंगे ना, यानी कितना आ जाएगा, 200 किलोग्राम। तो वही तो हम यहाँ किए हैं, देखिए यहाँ किए हैं, माने परमाणु का द्रव्यमान उपस्थित, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, एम है, और इसमें कितने हैं कुल, जेड परमाणु है, यानी एक लोग का द्रव्यमान 50 है, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इसीलिए गुणा किए हैं जेड गुणे एम। ये लोगों की संख्या हो गई, ये द्रव्यमान हो गया, तो टोटल द्रव्यमान हो गया, क्योंकि कुल द्रव्यमान। और ये आयतन, आयतन कैसे निकलेगा, आप जानते हैं घन का जो आयतन होता है, जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। अब आपको पता है कि लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, ऊंचाई भी ये है, तो ए बराबर ए क्यूब, तो वही लिखे हैं कि डी बराबर जेड एम, जेड गुणे एम बटे ए क्यूब। क्लियर है, यही होता है क्या, इसका घनत्व होता है। क्लियर है, चलिए अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं हर एक एग्जाम में, डायरेक्ट सूत्र से प्रश्न आता है कि बताइए ये इकाई सेल का घनत्व कितना होगा, सारा डाटा दे देगा, आपका दे देगा कि कुल परमाणु इतने हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है, और घनत्व निकालिए, और इसका जो आयतन है वो इतना है। सही है, तो बोल देता है घनत्व निकालने के लिए, तो आप इस सूत्र के आधार पर सारा निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और हाँ एक बात और आप लोग से, आप लोग वीडियो को यार शेयर नहीं करते, मज़ा नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में, बच्चे रहेंगे तो पढ़ाने में मज़ा आता है और पढ़ने में मज़ा आता है आप लोगों को। तो जितना हो सके उतना क्या कीजिए दोस्त, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोग के लिए। क्लियर है, चलिए अब आगे हेडिंग दीजिएगा। जो अगला हेडिंग हम लोग का है वो है बिंदु दोष, बिंदु दोष। अगला हेडिंग दीजिएगा क्या, बिंदु दोष। दिन भर पढ़ाने के बाद गला बैठ जाता है। हेडिंग दीजिएगा अगला, बिंदु दोष। नोट्स बनाते चलिएगा, आप लोग बना रहे हैं ना नोट्स, या नहीं बना रहे हैं आप लोग, नोट्स बन रहा है दोस्तों या नहीं बना रहे हैं आप लोग। नोट्स नहीं बनेगा तो दिक्कत होने लगेगा बाद में आप लोग को। नोट्स रहेगा तो एग्जाम के समय आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ें हैं, यहाँ ये चीज़ें हैं, आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। सही है, तो पूरा अगर आप वीडियो यहाँ से देख रहे हैं, मतलब आपके पास यही वीडियो गया है, तो क्या कीजिएगा, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा जितना वीडियो बना हुआ है वो सारा देख लीजिएगा, और सारा का नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके लिए इनफ होगा। कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप मिला लीजिएगा कोचिंग क्लास में कितना पढ़ाया जा रहा है और यहाँ आपको कितना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। कहीं भी से भी देख के आइएगा, यहाँ आपको सबसे बेस्ट मिलेगा और सबसे ज़्यादा मिलेगा। सही है, तो क्या कीजिए काम, आप पढ़ रहे हैं नोट्स बनाइए अच्छे से, एकदम नोट्स बनाइए, और प्रॉपर क्या कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। और ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एक बार लेके आएंगे इसका क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, और क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज में सारा क्वेश्चन आपको एक साथ करवा देंगे। सही है, एक वीडियो में। और उसके बाद इसका एक वन शॉट वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारा कुछ आपको बता देंगे। क्लियर है, कुछ की चीज़ें छूट जाएगी क्योंकि सारा चीज़ तो एक में कवर नहीं हो सकता है। सही है, तो पूरा कोशिश करेंगे कि सारा एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। वो बताएंगे कब, जब एग्जाम के समय बच जाएगा तब, अभी नहीं। अभी इसके बाद क्या करवाएंगे, वो प्रश्न करवाएंगे, और प्रश्न के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विलियन सॉल्यूशन। सही है, चलिए तो देखते हैं अगला क्या है हम लोग का। अगला है हेडिंग बिंदु दोष। क्या है, बिंदु दोष, बिंदु दोष।
अब ध्यान दीजिए बिंदु दोष क्या है। दोष तो सारे चीज में होते हैं, तो ये बेचारा अकेला क्यों बच सकता है? कलंक से आज तक कोई बचा नहीं है, तो ये कैसे बच सकता है? तो अब देखेंगे कि जो क्रिस्टल बन रहा है, जो क्रिस्टल हम बना रहे हैं, उसमें भी दोष पाए जाते हैं। तो किस किस प्रकार का दोष पाए जाते हैं? तो पहला होता है बिंदु दोष, इसके बाद आता है रेखीय दोष, फिर आता है फ्रेंकल दोष, सटकी दोष, स्टोइकियोमेट्री दोष। सही है, सारा चीज देखेंगे। पहले देखिए बिंदु दोष क्या होता है। अब देखिए बिंदु दोष क्या है। जब हम कोई एक क्रिस्टल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा ही ना बनेगा, ये सारा कण होंगे, ये सभी कण मिलकर क्या बनाएंगे? एक क्रिस्टल बनाएंगे, एक ठोस बनाएंगे। क्लियर है? और इसी ठोस में कोई दोष पैदा हो गया तो उसे ही बोलते हैं कौन सा दोष? बिंदु दोष। कौन सा दोष? बिंदु दोष। चलिए, ये हम क्या बनाए हैं? क्रिस्टल बनाए हैं। अब इस क्रिस्टल में होता क्या है, देखिए। मान लीजिए इसमें हमने यहाँ प्लस कण रख दिया है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इस प्रकार से कण रख दिए हैं। अब देखिए दोष कैसे पैदा होता है। यहाँ इसका क्रम है प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस। लेकिन होता क्या है, यहाँ जो माइनस है ये बन जाता है क्या? प्लस। या यहाँ से कोई कण, यहाँ से कोई कण निकल के कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। या बाहर से कण आकर इस रिक्त स्थान में बैठ जाते हैं। रिक्त स्थान दिख रहा है ना ये बीच बीच में? क्योंकि कभी भी गोला को एक साथ बनाइएगा तो ये गोला कभी भी पूर्णतः सतह जो है वो चिकना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में क्या हो गया? रिक्त स्थान। तो यही रिक्त स्थान में यदि आकर कण बैठ जाते हैं, या ये कण कहीं रिक्त स्थान पर जाकर दूसरे जगह बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार से जो दोष पैदा होता है उसे बोलते हैं कौन सा दोष? उसे बोलते हैं बिंदु दोष बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए लिख लेते हैं कि बिंदु दोष होता क्या है। अब देखिए रेखीय दोष क्या होता है। रेखीय दोष का मतलब हो गया सिर्फ एक ही रेखा से, मतलब ये रेखा बना रहे हैं इसी रेखा पर, यानी ये जो कण है इसी कण में से कोई कण बाहर जाएगा या इसी कण के स्थान पर कोई कण आ सकता है, तो उसे बोलेंगे रेखीय दोष। लेकिन यदि इस पूरे आकृति में से कहीं से भी कण कहीं बाहर चला जाए या बाहर से अंदर आ जाए, तो उस प्रकार के दोष को बोलते हैं बिंदु दोष। सही है? लेकिन सिर्फ एक रेखा में कोई दोष पैदा हो जाए, मतलब यहाँ बोले तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इस प्रकार से कोई रेखा, सीधी रेखा में से कोई दोष पैदा हो जाए, उसे बोलते हैं रेखीय दोष। क्लियर है? चलिए तो यही सबको लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। जब किसी क्रिस्टल में से जब किसी क्रिस्टल में जब किसी क्रिस्टल में जब किसी क्रिस्टल के जब किसी क्रिस्टल के किसी भी स्थान किसी भी स्थान किसी भी स्थान किसी भी स्थान से कोई अवयवी कण कोई अवयवी कण कोई अवयवी कण अवयवी कण चला जाए, यानी निकल जाए या या खाली स्थान पर या खाली स्थान पर बाहर से आकर आकर बैठ जाए तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से जो दोष जो
दोष की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति उत्पत्ति होती है, होती है, उसे ही बिंदु दोष कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? बिंदु दोष कहा जाता है, कहा जाता है। सही है। यानी इस क्रिस्टल में कहीं से भी कण आके यहाँ एकत्रित हो जाए, यहाँ से कोई कण बाहर चला जाए, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। अब यहीं समझ लेते हैं रेखीय दोष क्या होता है। अब यहीं समझ लेते हैं कौन सा दोष? रेखीय दोष। रेखीय दोष, रेखीय दोष। समझिए रेखीय दोष क्या है। देखिए, इस डायग्राम में से यदि किसी एक रेखा में से कोई एक रेखा में से कोई कण क्या हो जाए? बाहर चला जाए, या बाहर से आकर यही रेखा पे कोई कण एकत्रित हो जाए, तो उस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? उस प्रकार के दोष को बोलते हैं रेखीय दोष। तो उसे ही लिख लेते हैं। जब क्रिस्टल के जब क्रिस्टल के किसी एक रेखा में से किसी एक सीधी रेखा में से कोई अवयवी कण कोई अवयवी कण बाहर चला जाए, कोई अवयवी कण बाहर चला जाए या बाहर से आकर रिक्त स्थान पर या रिक्त स्थान में बैठ जाए, तो इस प्रकार से जिस दोष की उत्पत्ति होती है, जिस दोष की उत्पत्ति होती है रेखीय दोष कहलाता है। रेखीय दोष कहलाता है। रेखीय दोष कहलाता है। क्लियर है? चलिए, आपको समझा दिए कि बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष का मतलब किसी भी क्रिस्टल में से कोई भी अवयवी कण बाहर चला जाए, या कोई भी अवयवी कण क्या हो जाए? इस क्रिस्टल में आकर बैठ जाए। कहीं पर भी स्थान निश्चित नहीं है कि इस रेखा में उस रेखा में कोई स्थान निश्चित नहीं है, तो उसे बोलते हैं बिंदु दोष। और यदि इसी क्रिस्टल में किसी एक सीधी रेखा में से कण क्या आ जाए? बाहर से आ जाए, बैठ जाए, या बाहर चला जाए, तो उसे बोलते हैं कौन सा दोष? रेखीय दोष बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मजे से पढ़िए यार, बहुत समय है हम लोग के पास। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझते चलिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके क्या कर लीजिए, पूछ लीजिए आप लोग। सही है। अब हेडिंग दीजिएगा बिंदु दोष के प्रकार। अगला हम लोग का हेडिंग क्या है? बिंदु दोष के प्रकार। अगला जो हेडिंग है वो है बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष के प्रकार। अभी पढ़े हैं कि कहीं भी किसी भी क्रिस्टल में से कोई अवयवी कण बाहर चला जाए, या कोई अवयवी कण किसी क्रिस्टल में आकर रिक्त स्थान में बैठ जाए, तो उस प्रकार से दोष तो पैदा होगा, क्योंकि आपके घर में 4 ही लोग हैं। सही है? एक आपके परिवार है, फैमिली है एक 4 का।
कहीं बाहर से कोई लोग आकर आपके फैमिली में एकत्रित हो गया तो दोष पैदा हो गया ना, सही है। या आपका परिवार में से कोई बाहर चला गया तो यहाँ भी दोष पैदा हो गया, क्योंकि 4 लोग थे, 1 लोग कम हो गए। यदि 5 भी आ जाएंगे तो भी दोष पैदा हो जाएगा, क्योंकि 4 थे और कितने हो गए, 5 हो गए, सही है। तो उसी के बारे में देख रहे हैं कि जो बिंदु दोष है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु दोष होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है अस्टाइकियोमेट्री दोष। कौन सा दोष, अस्टाइकियोमेट्री दोष। दूसरा होता है नन अस्टाइकियोमेट्री दोष, और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। क्लियर है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। बिंदु दोष लिखिएगा, बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सही है। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन प्रकार है, पहला है, पहला इसमें है अस्टाइकियोमेट्री, अस्टाइकियोमेट्री, अस्टाइकियोमेट्री दोष। दूसरा है नन अस्टाइकियोमेट्री दोष, नन अस्टाइकियोमेट्री दोष, नन अस्टाइकियोमेट्री दोष। और तीसरा है अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष। क्लियर है। पहला है अस्टाइकियोमेट्री, दूसरा है नन अस्टाइकियोमेट्री, और तीसरा क्या है, अशुद्धि दोष। क्लियर है। चलिए तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए कि अस्टाइकियोमेट्री क्या होता है, नन अस्टाइकियोमेट्री क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अस्टाइकियोमेट्री दोष क्या है और नॉन अस्टाइकियोमेट्री दोष क्या है। तो अगर बात करें हम अस्टाइकियोमेट्री दोष का, तो पहला हम लोग का हेडिंग क्या होगा, पहला ही हेडिंग होगा इसमें। पहला क्या है, अस्टाइकियोमेट्री दोष। पहला क्या है, अस्टाइकियोमेट्री दोष। अब देखते हैं ये अस्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है। देखिए अस्टाइकियोमेट्री दोष का मतलब क्या होता है, समझिए। मान लीजिए कोई हम एक घर बना रहे हैं, इस घर में हमने पहले से मान लिया कि इसमें 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, इसमें पूरे 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, सही है। 10 लोग हैं और इस 10 लोग में से 5 महिला हैं और 5 क्या है, पुरुष है। 5 मेल है और 5 क्या है, फीमेल है, सही है। हमने माना कि एक घर में कितने महिला है, 5 महिला है और 5 क्या है, पुरुष है, यानी टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 10 व्यक्ति हो गए। अब देखिए यदि हम ये बोले कि इसमें से एक व्यक्ति बाहर चला गया, एक व्यक्ति बाहर चला गया, तो ये क्लियर नहीं है कि वो मेल गया है या फीमेल गया है, सही है। तो उससे आपको मतलब भी नहीं है। यदि हम बोले कि एक व्यक्ति बाहर चला गया है तो क्या इसमें दोष पैदा होगा कि नहीं होगा, होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 10 है, एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। यदि घट गया तब भी दोष पैदा होगा, यदि बढ़ गया तब भी क्या होगा, दोष पैदा होगा, क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या है, कितना, 10। अब देखिए यदि हम आपसे ये बोल दें कि इस 10 में से क्या हो गया है, इस 10 में से 5 तो महिला है और 5 क्या है, पुरुष है। हम बोल दे कि इस 10 में से 5 महिला में से क्या हो गया है, एक महिला बाहर चली गई, तो कितना महिला है, 4। कितने महिला है, 4। लेकिन यदि हम प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो दोनों स्थिति में दोनों की संख्या कितनी कितनी थी, 5 और 5 थी। क्लियर है ना, क्योंकि 5 महिला थे और 5 पुरुष थे। तो यदि हम यहाँ अनुपात निकालेंगे कि महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, सही है, तो यहाँ रेशियो होगा 1:1 का। कितने का होगा,
1 अनुपात 1 का रेशियो आ रहा है, यानी एक पुरुष पर कितनी महिला, एक महिला। क्लियर है, उसे बोलते हैं रेशियो अनुपात। सही है, तो यहाँ एक पुरुष पर एक महिला आ रही है। कब, प्रारंभिक स्थिति में जब 5 पुरुष थे और 5 महिला थी, कोई दोष नहीं था। सही है, लेकिन हम आपसे बोल दें कि इसमें से एक महिला बाहर चली गई, तो महिला कितनी हो गई, 4, और पुरुष कितने हो गए, 5। यदि अब अनुपात निकाले तो अब अनुपात होगा 4:5। सही है, और यहाँ क्या था, 1:1, यानी यहाँ हो गया कि 4 महिला है, 4 महिला पर कितने पुरुष है, 5 पुरुष है। लेकिन यहाँ अनुपात आ रहा था कि 1 महिला पर कितने पुरुष, 1 पुरुष। क्लियर है, तो यहाँ अनुपात 1:1 का था, लेकिन यहाँ अनुपात हो गया 4:5 का। सही है, तो आप देख रहे हैं कि अनुपात क्या हो गया, चेंज हो गया। अनुपात क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब इस प्रकार से अनुपात चेंज हो जाता है, सही है, अगर अनुपात चेंज हो जाए दोनों कण का, तो उसे बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। यदि अनुपात चेंज ना हो, अब देखिए अनुपात चेंज कैसे नहीं होगा। यदि हम आपसे ये बोल दे कि ये 10 पहले थे लेकिन 2 व्यक्ति चले गए हैं, इस घर में से हेलो, हाँ सॉरी, बैटरी खत्म हो गया था, बैटरी चेंज करना पड़ा। चलिए, तो हम किसके बारे में देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में। क्लियर है, अब समझिए स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है। जब दोष पैदा होने के बाद अनुपात क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ अनुपात कितना था, 5 पुरुष थे और 5 महिला थी, बताया है ना कि 10 व्यक्ति है, इसमें 5 पुरुष है और 5 महिला है, तो इसका अनुपात कितना है, 1:1 है। लेकिन हम आपसे बोल दे कि इसमें से एक महिला चली गई है और एक पुरुष चला गया है, तो दोष पैदा हो गया, क्योंकि पहले 10 थे, अब एक एक चला जाएगा तो 8 ही होगा। तो तब पर भी हम देख रहे हैं कि अनुपात क्या होगा, 4:4, यानी यहाँ भी अनुपात कितना आ रहा है, 1:1। पहले भी 1:1 था और अब भी 1:1 है। कब, जब दोष पैदा हो रहा है। तो यदि अनुपात समान हो तो उस प्रकार के दोष को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष। यदि अनुपात समान ना हो दोष पैदा करने के बाद, तो उसे बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। क्लियर है, तो इतना समझाने का, इतना बकने का मेरा एक ही लक्ष्य था कि आप अच्छे से समझ जाए। मेरा गला दर्द करने लगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा स्टोइकियोमेट्री में किसी किसी क्रिस्टल में दोष पैदा होने के बाद भी दोष पैदा होने के बाद भी दोष पैदा होने के बाद भी कणों के बीच का अनुपात, कणों के बीच का अनुपात, बीच का अनुपात अनुपात समान हो तो समान हो तो उस प्रकार के दोष को, उस
प्रकार के दोष को स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। सही है, क्या कहा जाता है? स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। चलिए इसको आप एक बार क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए अब अगला क्या है? स्टाइकियोमेट्री हो गया। पहला तो हम लोग देख लिया ना किसके बारे में? स्टाइकियोमेट्री के बारे में। सही है, किसके बारे में देख लिए हैं? स्टाइकियोमेट्री के। अब दूसरा क्या देखेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्री के बारे में। और उसके बाद क्या देखेंगे? अशुद्धि दोष के बारे में। क्लियर है? तो पहला स्टाइकियोमेट्री समझ गए। स्टाइकियोमेट्री का मतलब ये होता है कि जब दोष पैदा हो जाए उसके बाद अनुपात कणों के बीच समान हो, उसे बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। जब अनुपात समान ना हो उसे बोलते हैं क्या? नॉन स्टाइकियोमेट्री। अशुद्धि ये दोष कहाँ पैदा होता है? ये दोष पैदा होता है, ये पैदा होता है, अशुद्धि दोष पैदा होता है धातुओं के बीच ज्यादा। इसके बीच, धातुओं के बीच कोई दोष आ जाता है, जैसे धातु में कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसमें क्या मिला रहा है? अशुद्धि न हो गया, तो उस प्रकार के दोष को बोलते हैं अशुद्धि दोष। तो अगला हेडिंग दीजिएगा, कौन सा दोष? स्टाइकियोमेट्री हो गया, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। चलिए अब देखते हैं, अभी बताए हैं कि यदि कणों के बीच समान अनुपात न हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। समझाए दिए, बस लिखवा देते हैं। लिखिए, जब किसी क्रिस्टल में, जब किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल में, जब किसी क्रिस्टल में दोष पैदा होने के बाद भी, दोष पैदा होने के बाद, होने के बाद, बाद हो गया, दोष पैदा होने के बाद कणों के, कणों के अनुपात में, कणों के अनुपात में, अनुपात में, कणों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है, अर्थात, अर्थात कणों का अनुपात या कणों के बीच का अनुपात, कणों के बीच का अनुपात, बीच का अनुपात, अनुपात परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। नॉन स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है, दोष कहलाता है, स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। यानी इसमें दोष पैदा होगा तो कण के बीच अनुपात क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जैसे एक डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं ताकि दोनों चीजें समझ में आ जाए, स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोनों। देखिए हम
एक क्रिस्टल बनाए हैं, सही है। इस क्रिस्टल में हमने क्या किया, एक तो प्लस और एक माइनस वाला कण लिया है। कौन कौन, एक तो प्लस और एक क्या, माइनस, सही है। हमने एक क्रिस्टल बना दिया, इसमें हमने क्या किया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला कण ले लिया है। अभी तो इसमें कोई दोष पैदा नहीं है, नहीं है दोष पैदा ना, क्योंकि इसमें जितने प्लस है उतने ही क्या है, माइनस है ना, और सारा भरा हुआ है। क्लियर है। कितने हो गए, 4 4 8 चढ़ते हैं 12। इसमें कितने कण हैं, इसमें 12 कण हैं। क्लियर है। अब देखिए इसी को अलग एक और बनाते हैं जिसमें दोष कैसे होता है, ये देख लीजिए। देखिए यही था, इसमें भी कितने कण है, अभी 12 हैं। लेकिन होगा क्या, यहाँ दोष कैसे पैदा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 12 कण थे, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएंगे 11 कण। कितने हो जाएंगे, 11 कण, या हो जाएंगे 13 कण, तो इसमें दोष पैदा हो जाएगा। सही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कण गायब कर देते हैं। पहले तो 12 कण था, अब यहाँ कितने कण हो गए, अब यहाँ कितने कण हो गए, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस और माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस और प्लस। यहाँ से क्या गायब हो गया, माइनस गायब हो गया। कितने हो गए यहाँ, 11, यानी इसमें दोष पैदा हो गया। दोष पैदा हो गया ना, दोष पैदा हो गया। यहाँ यदि हम बोले प्लस और माइनस का अनुपात कितना है, कितने थे यहाँ 12, तो बोलेंगे यहाँ 6 प्लस था और 6 क्या था, माइनस, यानी अनुपात कितना था, 1:1 का था। सही है। ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। तो प्लस कितने थे, 6, और माइनस कितने थे, 6, तो अनुपात कितने का था, 1:1 का, जब इसमें दोष नहीं था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ अनुपात कितने का हो गया, यहाँ अनुपात हो गया 6:5 का, ये प्लस का है और ये माइनस का। यहाँ अनुपात 6:5 का हो गया, लेकिन यहाँ अनुपात कितने था, 1:1 का। तो यहाँ दोष पैदा हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ 11 हो गए हैं, क्या हो गया, 12। और दोष पैदा होने के बाद इसका अनुपात भी क्या हो गया, चेंज। तो जिसका अनुपात चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री। अब देखिए अनुपात कैसे चेंज नहीं होगा, यदि यहाँ से भी ये जो कण है ना इसको भी हटा दे। कैसे हटा दे, देखिए यहाँ से भी कण हटा दे तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएंगे प्लस और 5 क्या हो जाएंगे, माइनस। तो अनुपात निकालना कितना हो जाएगा, 1:1। तो इसे बोलते हैं स्टाइकोमेट्री। अनुपात चेंज नहीं हुआ, दोष तो पैदा हो गए लेकिन अनुपात चेंज नहीं हुआ है, उस प्रकार को दोष को बोलते हैं क्या, स्टाइकोमेट्री। और यदि दोष होने के बाद अनुपात चेंज हो जाए उसे बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। क्लियर है। चलिए सही है, सारा चीज आपको लिख दिया। चलिए अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है अशुद्धि दोष। अगला लिखिए, हेडिंग कौन सा है, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष। अब यह अशुद्धि दोष क्या है देख लेते हैं। लिखिएगा, जब किसी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलने के कारण, कोई अशुद्धि, अशुद्धि या कोई अन्य पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ, पदार्थ, अन्य पदार्थ मिलने के बाद, अन्य पदार्थ मिलने या मिलाने के बाद, मिलाने के बाद, के बाद जो दोष पैदा होता है, जो दोष पैदा होता है, पैदा होता है, होता है, उसे ही, उसे ही अशुद्धि दोष कहा जाता है। उसे ही अशुद्धि, अशुद्धि दोष कहा जाता है, दोष कहा जाता है, कहा जाता है।
सही है। चलिए आप समझ गए हैं कि यदि कोई भी पदार्थ हो उसमें कोई अशुद्धि मिला दे या कोई अन्य पदार्थ मिला दे तो उसमें क्या हो गया, अशुद्धि मिल गया, तो उस प्रकार से जो दोष पैदा होगा उसे ही बोलेंगे क्या, अशुद्धि दोष। तो चलिए हमने क्या क्या देखा आज, देख लीजिए आप लोग। हमने सबसे पहले देखा किसके बारे में, संकुलन क्षमता जो पढ़ रहे थे उसके बारे में देखे थे। फिर देखे इकाई कोशिका बीमा संबंधित गणना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्लियर है। और सारा चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो चीज़ हम बताया। अब इसमें देखें बिंदु दोष के बारे में, रेखीय दोष और बिंदु दोष। यहाँ देखें बिंदु दोष के प्रकार, स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री, अशुद्धि। यहाँ देखे हैं किसका, नॉन स्टाइकोमेट्री, और यहाँ देखें स्टाइकोमेट्री दोष के बारे में। स्टाइकोमेट्री होता है जिसका अनुपात वहीं रहता है, नॉन स्टाइकोमेट्री अनुपात चेंज हो जाता है। अब देखें अशुद्धि, जब किसी पदार्थ में कोई अशुद्धियाँ मिल जाती हैं उस प्रकार से दोष पैदा होता है, उसे हम बोलते हैं अशुद्धि दोष, क्लियर है। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।